पाना है सफलता जो तुमको तो खुद को तुम आज़ाद करो। मत डरो किसी मुसीबत से, अपने हौसलों को फौलाद करो। नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रोशन ITI बेगूसराय पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक नया सा टॉपिक, एक नया सा अध्याय, जी हाँ, हम लोग मोस्ट VVI प्रश्न जो कि सामान्य ज्ञान चैप्टर से संबंधित हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चंस है प्रसिद्ध लैगून झील। क्या है प्रश्न? प्रसिद्ध लैगून झील यानी कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो हम लोग कुछ जान लेते हैं कि लैगून झील होता क्या है। तो देखिए, लैगून झील यह होता है कि यानी कि स्थल सीमा में होता है, और यह क्या होता है कि समुद्र के द्वारा बनाया गया होता है। और समुद्र क्या होता है कि इस झील में आया हुआ रहता है। इसी को क्या कहा जाता है कि लैगून झील इसको बोला जाता है। ठीक इसी प्रकार का यह झील है, और यह चिल्का झील है। और यह झील कहाँ पे होता है? ओडिशा राज्य में है। कहाँ पे है ये? ओडिशा राज्य में है। तो इसका आंसर क्या हो जाना है? ओडिशा, ऑप्शन नंबर C हो जाना है। आगे देखते हैं। आगे है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? क्या है प्रश्न? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन देखिए, A नंबर में राष्ट्रपति, B नंबर उपराष्ट्रपति, C नंबर प्रधानमंत्री, और D नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है क्वेश्चन? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़ हैं, जो कि अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर B हो जाना है। आगे देखते हैं। आगे है भारत में, क्या है प्रश्न? कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? क्या है प्रश्न? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन देखिए, A नंबर में 1950 से 1951, 1967 से 1968, 1970 से 1971, और 1974 से 1975। तो इसका आंसर क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर B, यानी कि 1967 से 1968 के बीच हुआ था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1967 से 1968 के बीच हुआ था। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब राज्य से हुई थी, और पंजाब राज्य से हुई थी, स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। तो यही इसका आंसर हो जाना है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1967 से 1968 के बीच हुआ था। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, प्रश्न है, दिख पा रहा होगा प्रश्न। निम्नलिखित में से कण बच सकता है? क्या है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा कण बच सकता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से ही कोई ऑप्शन को होना है। तो इसके अतिरिक्त जो ऑप्शन होगा वो तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पहला ऑप्शन एवं D नंबर का जो ऑप्शन है आप गलत कर लेंगे। तो यहाँ से अपना 2 ऑप्शन खत्म हो गया। और क्या होता है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इस प्रकार से बस एक ही ऑप्शन बचता है, और वह ऑप्शन क्या होता है? एक प्रोटॉन। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है?
तो क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन हो जाता है। क्या हो जाता है, एक प्रोटॉन हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे है कि सफलता मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो देखते हैं आगे। आगे है वाईफाई। आप देख पा रहे होंगे वाईफाई का क्या अर्थ होता है। क्या है प्रश्न, वाईफाई का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है, देखिए, ए नंबर में वायरलेस फिडेलिटी, बी नंबर वायरलेस फैसिलिटी, सी नंबर वायरलेस फैमिलियर और डी नंबर वायरलेस फ्रीक्वेंसी। तो आंसर क्या हो जाना है, ए नंबर यानी कि वायरलेस फिडेलिटी होना है। क्या हो जाना है, वायरलेस फिडेलिटी। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया। क्या है प्रश्न, अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में ब्रिटेन और चीन, बी नंबर में ब्रिटेन और भारत, सी नंबर में भारत और चीन, डी नंबर में ब्रिटेन और जापान। तो यह अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, ब्रिटेन एवं चीन के बीच अफीम युद्ध लड़ा गया था। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आगे है प्रश्न। आगे प्रश्न से पहले कुछ कोटेशन यानी कि हम कुछ मोटिवेशन लाइन को जान लेते हैं कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई उमंग के लिए। यह तो एक ट्रेलर था दोस्तों, अभी पूरा वीडियो बाकी है। चलिए इसी जोश के साथ हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था। क्या है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन देखिए, ए नंबर लुम्बिनी, बी नंबर सारनाथ, सी नंबर कुशीनगर और डी नंबर बोधगया। तो सभी ऑप्शंस गौतम बुद्ध से ही रिलेटेड हैं, तो हम इस ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, कुशीनगर में भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है राज्य में। बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और सारनाथ में भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। तो आंसर इसका क्या हो जाना है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था। तो क्या हो जाएगा इसका, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में। आपको इतना चीज भी याद रखना चाहिए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। क्या है प्रश्न, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन देखिए, ए नंबर में है पुर्तगाल, बी नंबर में है हॉलैंड, सी नंबर अमेरिका और डी नंबर फ्रांस। हॉलैंड को वर्तमान में नीदरलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो वास्को डी गामा यह पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था और भारत में सबसे पहले इसी का आगमन हुआ था। तो आप यहाँ से भी इसको जान सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाना है, पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। क्या है प्रश्न, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में है समताप मंडल, बी नंबर आयन मंडल, सी नंबर क्षोभ मंडल और डी नंबर में बहिर्मंडल। तो क्या कहते हैं कि संचार उपग्रह
यह आयन मंडल में उपस्थित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में वायुयान उड़ने का यह बहुत ही अच्छा मंडल माना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयन मंडल हो जाना है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? क्या है प्रश्न? किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो ऑप्शन ए नंबर में नॉर्वे, बी नंबर जापान, सी नंबर चीन, डी नंबर में भारत। तो उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? क्या हो जाएगा? जापान को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। और आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि क्या होता है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? नॉर्वे देश को कहा जाता है। उसके बाद हम अपने अगर इंडिया देश की अगर बात कर लें तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, यानी कि किस राज्य में होता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। और सबसे यानी कि सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ पे होता है? तो गुजरात राज्य में होता है, क्योंकि वह भारत का सबसे पश्चिमी राज्य होता है। तो देखते हैं आगे अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है आगे कि आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। क्या है क्वेश्चंस? आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। ऑप्शन ए नंबर में व्यतिकरण, बी नंबर परावर्तन, सी नंबर अपवर्तन और डी नंबर प्रकीर्णन। तो देखते हैं इस ऑप्शंस को भी एक बार। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाना है? प्रकीर्णन। ठीक है, क्या हो जाना है? प्रकीर्णन। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण ही हम किसी भी रंग को देख पाते हैं और परावर्तन के कारण ही किसी भी प्रकार के ध्वनि को हम सुन पाते हैं। उसके बाद अपवर्तन है। अपवर्तन में क्या होता है कि तारे का टिमटिमाना जो घटना होता है यह प्रकाश के अपवर्तन में होता है। और व्यतिकरण में हम लोग सीधा एग्जाम्पल के तौर पर जान सकते हैं कि साबुन का जो बुलबुला बनता है वह व्यतिकरण की घटना पर ही आधारित होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रकीर्णन हो जाना है। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चंस। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की घटना है। तो आंसर इसका क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रकीर्णन हो जाना है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, हाँ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि दिलवारा का जैन मंदिर, क्या है? दिलवारा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? क्या है प्रश्न? दिलवारा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर में श्रवणबेलगोला, बी नंबर इंदौर, सी नंबर में पारसनाथ पर्वत और डी नंबर माउंट आबू पर्वत। तो देखिए श्रवणबेलगोला यह स्थान कर्नाटक राज्य में है। इंदौर स्थान यह मध्य प्रदेश राज्य में है। माउंट आबू पर्वत जो कि राजस्थान में है यह सिरोही नामक स्थान पे होता है। तो इसका आंसर भी यही ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में पड़ता है। तो आंसर इसका क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर डी हो जाना है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न है पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है? क्या है प्रश्न?
पीलिया। हाँ, तो देखते हैं पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है। पीलिया रोग क्या होता है कि इसमें शरीर का अंग पीला पड़ जाता है। पहचान इसका क्या होता है कि आँख का रंग पीला हो जाता है। यूरिन जो शरीर से निकलता है वो भी पीला ही रंग का निकलता है। इस तरह से हम जानते हैं कि किसी भी मनुष्य को पीलिया रोग हो गया है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होना है। ऑप्शन देखिए, ए नंबर में मस्तिष्क, बी नंबर में लीवर यानी कि गुर्दा, बी नंबर में यकृत, डी नंबर में प्लीहा। तो प्लीहा क्या होता है कि आरबीसी का कब्रगाह के रूप में भी प्लीहा को जाना जाता है। लीवर होता है यकृत, यकृत को ही पीलिया रोग प्रभावित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाना है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि यकृत हो जाना है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। क्या है प्रश्न, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में सितार, बी नंबर तबला, सी नंबर गिटार और डी नंबर में वीणा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाना है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि तबला हो जाना है। तो जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तबला से संबंधित हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है कि साइलेंट वैली स्थित है। क्या है प्रश्न, साइलेंट वैली स्थित है। ऑप्शन देखिए, ए नंबर में असोम, बी नंबर केरल और डी नंबर अफ्रीका और डी नंबर में आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाना है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल हो जाना है। केरल में ही साइलेंट वैली स्थित है। तो कुछ साइलेंट वैली स्थित है कहाँ पे, केरल में। तो दोस्तों कहा गया है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। दोस्तों इसी चंद लाइनों के साथ आज के इस सेशन की समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ नए जोशीले वीडियो के साथ। धन्यवाद।